जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किचन प्रैक्टिस वर्कबुक का सेट नंबर 5। दोस्तों अभी तक हमने आपके लिए सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक अपलोड कर दिया है। उसका हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। जिन दोस्तों को वो भी प्लेलिस्ट नहीं मिली है तो आप जाइए हमारे चैनल पर, उसको देख लीजिए। सभी जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों आप सभी के लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी भी प्रैक्टिस सेट को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो प्रश्न दे रखे हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की इस इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि देख लीजिए, सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। बॉम्बे द्वीप को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगाली द्वारा दहेज के रूप में इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था? दोस्तों देखिए, इसमें क्या होता है ना, एक तरफ से था कौन सा, इंग्लैंड, और दूसरी तरफ से कौन था, पुर्तगाली। दोस्तों पुर्तगाल की तरफ से कौन था, कैथरीन था, और इंग्लैंड की तरफ से कौन था, चार्ल्स द्वितीय था। ठीक है, प्रिंस चार्ल्स द्वितीय था। तो इन दोनों के बीच में क्या हुई थी, शादी हुई थी, और इसमें क्या हुआ था, दहेज के रूप में पुर्तगाली ने अंग्रेज को क्या किया था, इंग्लैंड को क्या किया था, बॉम्बे को दहेज में दे दिया था। यही प्रश्न ये कह रहा है कि आपको ये किस वर्ष में दिया गया था, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बॉम्बे द्वीप को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगाली द्वारा दहेज के रूप में इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था? तो दोस्तों वो कौन सा वर्ष था हमारा, तो 1661 ईस्वी में था। 1661 ईस्वी में था दोस्तों ये जो है मतलब कि बॉम्बे द्वीप को दे दिया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? दोस्तों जो प्रत्येक 4 वर्ष दी जाती है दोस्तों लगातार खेल के लिए, मतलब कि कोई ऐसा खिलाड़ी जो प्रत्येक मतलब कि लगातार 4 सालों तक जो है अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो ऐसे खिलाड़ी को दी जाती है कौन सा, अर्जुन पुरस्कार। दोस्तों हम बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना होती है। कब, 1961 ईस्वी में इसका स्थापना होती है। और दोस्तों ये किसे मिलता है, तो खिलाड़ी को मिलता है जो लगातार 4 वर्षों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ऐसे खिलाड़ी को मिलता है कौन सा, अर्जुन पुरस्कार। दोस्तों हम बात कर लेते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की। दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ना, इसके बारे में हम कई बार आपको वीडियो में बता चुके हैं। दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट हमारा आया था जी ये जीके का, उसमें भी हम आपको बताए थे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों हम आपसे जानना चाहते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। यदि आपको पता है ना तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार जो किसको मिलता है, तो ये मिलता है प्रशिक्षक को, यानी कि कोच जो होते हैं सिखाने वाले, उसको कौन सा पुरस्कार मिलता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। इसे भी आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुवांशिक का जनक अनुवांशिक के नियम का अन्वेषण किसने किया था? दोस्तों आपको बताना है जो अनुवांशिक का नियम था ना, ये किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों ये था ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। ठीक है दोस्तों, जो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल है ना, इसके द्वारा जो है अनुवांशिक का नियम दिया गया था। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति साधन का उपयोग किया जाता है? दो देखिए दोस्तों, मुद्रास्फीति क्या होती है ना, जब अर्थव्यवस्था में पैसे की मतलब ज़्यादा हो जाते हैं, पैसा ज़्यादा हो जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मुद्रास्फीति की स्थिति बोलते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है ना, देखिए इसमें जो रिवर्स रेपो रेट जो होती है, इसमें क्या होती है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा ली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो 4 है यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु ऐसी है जो विद्युत का सुचालक है? ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक होती है। दोस्तों देखिए, अधातु की प्रॉपर्टी क्या होती है, अधातु जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, मतलब कि अधातु क्या होते हैं ना, वो विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन धातु क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि एक अधातु ऐसा है उसका प्रॉपर्टी कुचालक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अधातु होते हुए भी वो सुचालक है, तो वो अपवाद है। तो अपवाद भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधातु जो है वो विद्युत का सुचालक है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों वो कौन सा जगह, तो दोस्तों ये जो है ना हमारे पास ग्रेफाइट क्या दोस्तों, ये क्या होते हैं, अधातु होते हैं, और क्या अधातु होते हुए भी विद्युत के सुचालक होते हैं। दोस्तों ग्रेफाइट जो होती है, ठीक है, ये किसका होता है, कार्बन का जो अपर रूप होता है, इसे बिल्कुल आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है कि निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण किया था? तो देखिए दोस्तों, सांची स्तूप का निर्माण जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था, वो अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, अशोक के द्वारा दोस्तों क्या होता है, सांची का स्तूप का निर्माण किया गया था। सांची का स्तूप दोस्तों कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ पे है, यदि आपको पता है ना तो इसका जवाब देना है आपको कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है कि
वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आमेर का किला है ना, कहाँ पर स्थित है? तो ये आमेर का किला आपको पड़ता है कहाँ पे? राजस्थान राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जो है ना राज्य सूची में समाविष्ट विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद नंबर कितना है? 249। 249 के तहत दोस्तों क्या होती है कि राज्य जो होती है राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामले में संसद जो होती है वो कानून बना सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, बिहार की पहली नदी जोड़ योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए दोस्तों बिहार की पहली नदी जोड़ योजना है ना, ये कौन सी है? तो योजना कौन सी है? कोसी मेची नदी जोड़ योजना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए, क्योंकि आपके बिहार का एग्जाम है तो ऐसे प्रश्न जो है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट होते हैं। जो नई योजना होती है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, बिहार में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? दोस्तों जो बिहार में सबसे अधिक जो गन्ने का उत्पादन होता है वो पश्चिमी चंपारण होता है। और कौन कौन लोग जो दोस्तों पश्चिमी चंपारण से हैं? ठीक है, अपना जो है ना बताइएगा कि हाँ हाँ हम जो है पश्चिमी चंपारण से। देखते हैं कि कितने जो लोग हैं वो पश्चिमी चंपारण से हमारी वीडियो को देखते हैं। यदि दोस्तों आप भी देखते हैं ना तो अपना आप हमें जरूर बताइएगा कि हम पश्चिमी चंपारण से हैं। ठीक है, हमें बहुत खुशी मिलेगी इससे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कह रहा है कि दोस्तों अब है आपके पास जो है ना रीजनिंग के प्रश्न आ चुके हैं। तो आप क्या कीजिए, आप वीडियो को पहले पॉज कर दीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे तो आप आंसर को मैच कर लीजिएगा। तो वीडियो को पॉज करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या हो रहा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, 15 से 15 हो रहा है, फिर 15 से 18 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है 18 से 90 हो रहा है, और फिर 97 हो रहा है। अब फिर क्या होगा? तो दोस्तों जब इसको गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है। देखिए 15 में हम क्या कर रहे हैं ना, पहली या गुना कर रहे हैं, 15 गुना 1 कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है हमारे पास 15 हो रहा है ना, यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों क्या हो रहा है, जो हमारे पास आ रहा है वैल्यू निकल के, उसमें हम क्या कर रहे हैं ना, 3 जोड़ दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 3 जोड़ रहे हैं। कितना आ रहा है पास? 18 आ रहा है, ना 18 देख लीजिए यहाँ पे, है ना। अब हम क्या करेंगे, जो 18 आया ना फिर हम क्या करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 5 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 90 आ जाएगा। 90 आ रहा है ना यहाँ पे देख लीजिए। यानी कि क्या हो रहा है, पहले गुना हो रहा है फिर जोड़ हो रहा है, पहले गुना हो रहा है फिर जोड़ हो रहा है। और क्या जोड़ रहे हैं, तो पहले एक अभाज्य संख्या मतलब शुरू से कर रहे हैं। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। इस टाइप से यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, पहले गुना फिर जोड़, फिर गुना फिर जोड़। अब यहाँ पे गुना हो चुका है, आगे क्या होने वाला है, तो 90 हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब प्लस क्या करेंगे दोस्तों, तो 1 3 5 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा ना, तो 7 प्लस करेंगे तो कितना, 97 आ जाएगा ना। उसी प्रकार से अब किसकी बारी आएगी, गुना की बारी आएगी। तो 97 में हम किससे गुना करेंगे, आप खुद देखिए दोस्तों यहाँ पे। तो देखिए 1 3 5 7 हो गया, अब हम किससे गुना करेंगे 97 में, तो हम 9 से गुना करेंगे। ठीक है, यानी कि जो है ना दो दो करके यहाँ पे गैप पे ये बढ़ रहा है। तो 97 प्लस गुना 9 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा कितना हमारे पास 873 आ जाएगा। ठीक है, तो 873 जो होगा हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर जो है 4 में दे रखा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपने ऐसे ही बना लिया होगा प्रश्न को, आपका प्रश्न बिल्कुल सही जवाब हो गया होगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहे कि निम्नलिखित 4 अक्षरों में से 3 के बीच एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। यानी कि 3 ऑप्शन होंगे वो किसी प्रकार से सही होंगे, लेकिन एक जो होगा दोस्तों ऑप्शन वो गलत होगा, आपको वही गलत चूज करना है। आप यहाँ पे देखिए एल जो है ना, एल के बाद पी कितने में आता है, एल कितना 12 होता है, और पी कितना होता है 16 होता है। यानी कि हम 4 प्लस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों ई भी, सी एक्स, ए जेड। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आप यहाँ पे खुद ध्यान से देखिएगा, तो ई का उल्टा क्या होता है, भी होता है ना। ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है ना। और सी का उल्टा क्या होता है, एक्स होता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि पहले वाला जो है इसका उल्टा है, यानी कि अपोजिट है। तो लेकिन यहाँ पे इसका अपोजिट नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन में ए जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 जो है ना ये संबंधित कैसे है आपको देख लीजिए, इस प्रकार संबंधित है कि ई पहला वाला दूसरे वाला क्या है, तो उल्टा है। यहाँ आप देख रहे हैं ना, लेकिन जो है पहला वाला ये वाला उल्टा नहीं है, तो हमको वही चूज करना था जो गलत होगा। तो ऑप्शन में ए यहाँ पे हमारा सही हो रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए
दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। तो दोस्तों किसको आप चेंज कीजिएगा तो आपका ये सही जो समीकरण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप बना लिए होंगे, हम आपको बता देते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 3 को आप लीजिएगा ना, गुना और प्लस को लीजिएगा, जहाँ पे देखिए हम आपका टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना, तो आप लोग देखते भी नहीं होंगे, क्योंकि 1 घंटा की वीडियो हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका मतलब आसान प्रश्न है आप खुद से उसे तय करते रहिएगा, जो हार्ड होगा हम उसको बताते चलेंगे। देखिए इसमें आप जब गुना और प्लस कीजिएगा ना, यानी कि जहाँ पे गुना है ना उसको जहाँ प्लस है उसको गुना कर दीजिए, और जहाँ पे गुना है उसको प्लस कर दीजिए। आप उसको चेंज कीजिएगा ना, तो आपका ये जो है ना मतलब LHS बराबर RHS हो जाएगा। यानी कि जो इधर आएगा 156 इधर भी आएगा चेंज करने के बाद, और 156 इधर भी है, तो दोनों क्या होगा, सेम सेम हो जाएगा। तो यही आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्गों का वह समूह चुनें जिसके बीच संबंध को निम्नांकित वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम चित्रित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए ना, ये जो है ना, ये आपका जो वेन डायग्राफ दे रखा है, वेन डायग्राम, इसमें बताना है कि आपको कौन सा ऑप्शन सुटेबल हो रहा होगा। ठीक है, देखिए जो ऑप्शन नंबर 3 है ना दोस्तों, माता पिता किसान, ये क्या सुटेबल हो रहा है। जैसे कि आप जो है ना बीच में माता का रख दीजिए, ठीक है, माता का रखिए बीच में, और ये जो महिला हो जाएगी, ठीक है, ये कौन सी बाहर वाली महिला हो जाएगी, और इसको किसान मान लीजिए, किसान मान लीजिए। ठीक है, यानी कि कहने मतलब ये हुआ दोस्तों, जो महिलाएं होती है ना वो क्या होती है, माता होती है, यानी कि सभी महिलाएं क्या होती है, माता होती है। और किसान जो होती है दोस्तों वो महिला भी हो सकती है और माँ भी हो सकती है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति निम्नांकित पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो आपको ये बताना है कि कौन सा विकल्प देंगे जिस आकृति को पूरा कर देगी। तो आप आकृति को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ऑप्शन जो है दूसरे पेज में है। ठीक है, तो आकृति को आप देख लीजिए ठीक से। तो आई होप दोस्तों आपने आकृति को पूरा अच्छे ढंग से देख लिया होगा। हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं, अब आप खुद से ट्राई कीजिए कि आपका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, देखिए ऑप्शन में है आपका ये पास। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये हो गया। हम फिर से आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं कि आपको, हाँ देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, आप देख लीजिए यहाँ पे। तो कौन आपका सही हो रहा है, आप खुद से ट्राई कीजिए पहले। तो दोस्तों जब आप ध्यान दीजिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर 2 बी है हमारा, इसमें क्या है, सूटेबल हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है कि एक कागज को निम्नलिखित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है। इस कागज को खोलने के बाद यह कैसा दिखाई देगा, आपको बताना है। दोस्तों जब इसे ध्यान से देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये क्या है, इस पे सूट कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो 17वां प्रश्न है, कह रहा है कि प्रिंटर प्रिंटिंग संबंधित है, उसी प्रकार पेन ड्राइव किससे संबंधित होगा। देखिए प्रिंटर जो होती है ना वो प्रिंटिंग संबंधित है, तो पेन ड्राइव किससे संबंधित होगा, तो डिवाइस से, हार्डवेयर से, कंप्यूटर से, या डेटा स्टोरेज से। तो देखिए दोस्तों प्रिंटर से क्या होता है, प्रिंटिंग होता है ना, उसका पेन ड्राइव में क्या होगा, डाटा को स्टोर हम करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऑप्शन में जो 4 है यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड भाषा में स्टेटस को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में सीरियल को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आप इसको पहले पॉज कर लीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए, हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि देखिए जहाँ पे आपको जो ना वॉवेल दे रखा होगा उसमें क्या करना है, आपको +4 करना है, और जहाँ पे आपको जो है ना कॉन्सोनेंट दे रखा है यानी व्यंजन दे रखा होगा उसमें आपको -3 करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए एस की क्या होता है, एस क्या होती है, तो एक कॉन्सोनेंट होता है। इसमें क्या करेंगे, हम 3 माइनस करेंगे। एस की वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है। 19 में हम 3 घटाएंगे तो कितना हमारे पास, तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 मतलब क्या होता है, पी होता है। आप पी आप देख पा रहे होंगे, पी लिखा हुआ है। उसके बाद हम टी देख लेते हैं, टी कितना होता है, 20 पे आता है। ठीक है, और 20 में दोस्तों क्या होता है, 20 भी क्या है, एक प्रकार का मतलब क्या है, ये व्यंजन ही है, यानी कि कॉन्सोनेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, -3 करेंगे। जब 20 में से 3 घटाइएगा 17 बचेगा, यानी कि क्यू 17 होता है ना, तो ये भी हो गया। उसके बाद देखिए ए क्या है दोस्तों, यहाँ पे ए स्वर है, और स्वर में आपको क्या करना है, तो जो है ना +4 करना है, यानी कि एक में हम 4 करेंगे तो क्या 5 आएगा, और 5 पे क्या आता है हमारे पास, ई आता है। तो ये भी आप वहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो पहले इसका कोड क्या है, जो स्वर है यानी वॉवेल है उसमें हम +4 करेंगे, और जो कॉन्सोनेंट होगा उसमें हम क्या करेंगे, तो -3 करेंगे। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे देख लेते हैं सीरियल में। तो सीरियल एस क्या होता है दोस्तों, एस जो है हमारा वो कॉन्सोनेंट है, इसमें हम क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे, तो एस 19 हो गया। 19 में से जब 3 माइनस करिएगा तो 16 बचेगा, जो पी पहला होगा, यानी कि जो पी से शुरुआत हो रही होगी वही हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है दोस्तों वो पी से शुरुआत हो रही है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए हम आपको क्या बताए थे कि एस यानी कि जो वॉवेल होगा उसमें हम +4 करेंगे,
और जो कॉन्सोनेंट होगा उसको हम क्या करेंगे -3 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ई देखिए, ई क्या है, वॉवल है ना, ए ई आई ओ यू, तो ई क्या है, वॉवल है। हम वॉवल में क्या करेंगे, 4 को प्लस करेंगे, तो ई कितना होता है, 5 होता है। 5 पे जब 4 जोड़िएगा कितना होगा, 9 होगा। 9 मतलब क्या होता है, आई होता है, यानी कि पी के बाद आई होना चाहिए, तो पी के बाद आई सिर्फ इसी में दे रखा है। तो यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमको समय भी बचाना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्या के बीच वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्या के बीच में संबंध को बताता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब इसे ध्यान से देखिएगा ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि देखिए 12 से 103 कैसे हो रहा है, फिर 103 से 509 कैसे हो रहा है, आपको बताना है। देखिए 12 में जो हम क्या करेंगे ना, 8 गुना कर देंगे और प्लस 7 करेंगे, तो दोस्तों क्या इतना आ जाएगा, हमारे पास 103 आ जाएगा, ठीक है। और 103 में जब हम क्या करेंगे, गुना 5 करेंगे और -6 करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 509 आएगा। तो इसी पैटर्न को हमको फॉलो करवाना है किस में, तो ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन है जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो आप जब ध्यान से देखिएगा इस ऑप्शन को, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ना दोस्तों, ये वाला, यही इसको फॉलो कर रहा है। जैसे कि आप इसमें हम क्या बताए थे आपको, तो पहले क्या करना, गुना 8 करना है, तो 17 गुना 8 करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, +7 करेंगे, तो कितना आएगा, 143 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो 143 में क्या करेंगे, तो गुना 5 करेंगे और माइनस क्या करेंगे, 6 कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद कितना आपके पास आएगा, 709 आ जाएगा। तो यही क्या कर रहा है, ऑप्शन जो है उसको फुलफिल कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर स्थान पर कौन सा आएगा, ठीक है। हम देख लेते हैं प्रश्न को। जो 20वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है कि प्रश्नवाचक, हाँ देख लीजिए, इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे, इसमें क्या आने वाला है आपको ये देखना होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि 5 से 39 कैसे हो रहा है और 197 कैसे हो रहा है। आप जब ध्यान से देखिएगा उसमें, तो यहाँ देखिए 5 गुना क्या हो रहा है ना, 5 गुना क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, +4 कीजिएगा तो कितना होगा, 39 आ जाएगा, यानी कि 7 जब 35 4 39 होगा, ठीक है। और 39 में हमको क्या करना है, तो 39 गुना 5 + 2 कीजिएगा तो आपका 197 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या देखें यहाँ पे, यानी कि पहले वाला अंक से दूसरे वाले आने के लिए क्या करते हैं हम लोग, गुना 7 + 4 करते हैं, यानी कि 39 हो रहा है। उसी प्रकार से हम जो दूसरे से तीसरे पाएंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो गुना 5 + 2 करेंगे, ठीक है। तो इसी पैटर्न को हमको फॉलो करवाना है इसमें, ठीक है, 9 वाला में। तो हम कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए, दिखने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए जब 9 पे हम क्या करेंगे ना, 9 को क्या हम 7 गुना 7 + 4 करेंगे ना, देखिए 9 गुना 7 + 4 कितना हो जाएगा, 9 7 63 4 67 होगा ना। तो 67 आ रहा है ना, देख लीजिए यहाँ पे है ना। अब हम क्या करेंगे, 67 में क्या करेंगे, 67 में क्या करेंगे आप देख लीजिए, गुना 5 + 2 है ना, तो 67 गुना 5 करेंगे, अब +2 कीजिएगा, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, वो 337 आ जाएगा, ठीक है। 337 होगा दोस्तों, वो क्या होगा, हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये भी प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब है आपके पास सामान्य हिंदी का प्रश्न, ठीक है। तो देखिए हम बराबर देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रियाओं का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए प्रतिक्रिया का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है, प्रत्युत्तर होता है। तो ऑप्शन में क्या होगा, ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए, तो कौन सा ऐसा वाक्य है जो शुद्ध है, ठीक है, आपको बताना है। वह कितना घृणित घृणित दृश्य है, ओह कितना घृणित दृश्य है, छी कितना घृणित दृश्य है, आह कितना घृणित दृश्य है। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से आपका क्या सही आ रहा है। देखिए घृणित मतलब क्या होता है, घटिया चीज़ होता है, तो क्या छी 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 बहुत घटिया चीज़ है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 देखा है छी छी वाला, ये क्या होगा हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हनुमान की पूंछ में लगे न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर निशाचर भाग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया है। दोस्तों ये जो अलंकार होते हैं अतिशयोक्ति अलंकार होते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार ये होती कौन सी होती है, जिसको बढ़ा चढ़ा कर हम बोल देते हैं, ठीक है। तो बढ़ा चढ़ा कर बोलना मतलब क्या होता है, हवा में तीर मारना नहीं बोलते हैं, हवा में तीर मारना यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बोलना, उसे क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। जो ऑप्शन में क्या है, बी में दे रखा है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है। तो पवित्रता का विशेषण जो कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, पवित्र जो दोस्तों क्या है, पवित्रता का विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु प्रभाकर की सर्वाधिक चर्चित कृति कौन सी है। दोस्तों जो विष्णु प्रभाकर की चर्चित कृति है उसका नाम क्या है, तो वो है डॉक्टर। क्या है, डॉक्टर दोस्तों क्या है, तो विष्णु प्रभाकर की प्रमुख चर्चित कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
समान अंग्रेजी का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि इसमें बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि समानार्थी शब्द यानी कि आपको बताना है सिनोनिम्स, ठीक है। तो क्यूपिडिटी मतलब क्या होता है? क्यूपिडिटी मतलब दोस्तों होता है कि अर्थलिप्सा, लोभ होता है। क्या होता है? लोभ होता है। तो आपका जो है आपको जो है ना इसको समानार्थी शब्द बताना है यानी कि सिनोनिम्स बताना है कि सही मीनिंग कौन सा होगा इसका। तो देखिए दोस्तों, कैपेसिटी मतलब इसका होता है सही मीनिंग क्या हो जाएगा आपके पास। तो ग्रीड, ग्रीड मतलब क्या होता है? लोभी व्यक्ति होते हैं, ठीक है। इसका मतलब भी होता है लोभ और इसका मतलब भी क्या होता है? लोभी होता है, ग्रीड। जो लोभी व्यक्ति होते हैं ना उसके लिए ग्रीड शब्द का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो रहा है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है कि देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि अपोजिट मीनिंग का है ना यहाँ पे, यानी कि विलोम शब्द आपको बताना है यदि इसका एंटोनिम्स बताना है आपको। कैप्टिवेट, कैप्टिवेट मतलब क्या होता है? तो कैप्टिवेट मतलब होता है लुभाना या मुग्ध करना, ठीक है। लुभाना या मुग्ध करना कैप्टिवेट मतलब होता है। इसका उल्टा क्या होगा? लुभाना या उल्टा क्या है इसका? डिस्ट्रैक्ट करना यानी कि उसके ध्यान को भंग करना। यदि हम, और लुभाना मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को हम अपने पास खींच रहे हैं, उसका उल्टा क्या होगा? उसको हम दूर भगा रहे हैं। तो डिस्ट्रैक्ट जो होता है क्या होता है? वो क्या होती है? को किसी भी चीज़ को हम दूर भगाना होता है। ऑप्शन में ए यहाँ पे हमारे पास का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ द विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, यानी कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वर्ड है जो आपका करेक्ट स्पेलिंग बता रहा है, आपको वह चूज करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सही जवाब कौन सा हो जाएगा? जो ये वाला ऑप्शन 2 है ना, ये क्लैड क्लैंडिस CLANDESTIN क्लैंडिस्टाइन जो होती है दोस्तों, ये क्या है यहाँ पे सही वर्ड दे रखा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बताना है आपको एडियम्स यानी कि मुहावरा बताना है। कट ए सॉरी फिगर, कट ए सॉरी फिगर मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। दोस्तों कट ए सॉरी फिगर का जो मुहावरा होगा उसका अर्थ होगा क्रिएटेड ए रॉन्ग इंप्रेशन, ठीक है। यानी कि एक जो गलत इंप्रेशन जो बनाता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कट ए सॉरी फिगर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे सही जवाब दे रखा है। अगला प्रश्न हमारा होगा आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स या सेंटेंस, यानी कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। ए जॉब केयरिंग नो सैलरी, एक ऐसा जॉब जो है ना सैलरी नहीं देता है। दोस्तों हमारी वीडियो जो आई थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, उसमें हमने आपको ये प्रश्न करवाए हैं। दोस्तों उस वीडियो को किसने किसने देखा है, ठीक है। यदि आप ईमानदारी पर बताइएगा कि हमने ये प्रश्न आपको करवाए थे कि नहीं करवाए थे। जिन्होंने भी उस वीडियो को देखा होगा ना तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमने ये प्रश्न करवाए थे या नहीं करवाए थे। तो यहाँ देखिए एक ये जॉब केयरिंग नो सैलरी मतलब एक ऐसा जॉब जो बिना सैलरी का हो, बिना वेतन का हो, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों उसे हम लोग बोलते हैं ऑनरेरी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे पास का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर का प्रश्न आ चुका है। क्या निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों जो MS एक्सेल का फॉर्मूला का परिणाम होता है वो कितना? 3 आ जाएगा। कितना? 3 आ जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट दृश्य व्यू विकल्प क्या होता है? तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट का जो डिफ़ॉल्ट दृश्य व्यू होता है वो क्या होता है आपको बताना है। तो दोस्तों क्या होता है? ये होता है आपका प्रिंट लेआउट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किसी दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट पर एक सीधी रेखा खींचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी MS वर्ड विशेषता का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों वो कौन सा विशेषता का उपयोग कर सकते हैं हम लोग? एस्ट्राक्रुथु का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों कौन सा कथन आपको सत्य है और कौन सा असत्य है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में समान लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए। दूसरा आपके पास है ऑप्शन कि MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में समान इंट्रक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना पहला जो है ना असत्य है और दूसरा भी क्या है? असत्य है। दोनों को दोनों क्या है दोस्तों? यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? तो टेक्स्ट दर्ज करने करके और फिर इंटर कुंजी दबा करके एक परिपक्ष द्वारा बनाया जाता है। एक परिच्छेद में एक शब्द, एक वाक्य या कई वाक्य हो सकते हैं। परिच्छेद डायलॉग बॉक्स विकल्पों में समान इंट्रैक्शन और स्पेलिंग विकल्प उपलब्ध होते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों क्या हो सकता है यहाँ पे गलत हो जाएगा। MS वर्ड में एक दस्तावेज में अलग अलग परिच्छेद के लिए अलग अलग इंट्रैक्शन और स्पेलिंग विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है दोनों जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न तो हमारा है कि जब आप C9 सेल का चयन करते हैं तो कितने सेल चुने जाएंगे। कंट्रोल कुंजी दबाएं और फिर MS एक्सेल वर्कशीट में AI सेल पर क्लिक करें। तो दोस्तों कितने सेल चयन करते हैं आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, इसमें सेल जो कि चयन करते हैं हम लोग 2 चयन करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा होगा क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान में खुले टैब को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। दोस्तों आप सबों ने गूगल का क्रोम ब्राउज़र जरूर यूज किया होगा। उसमें यदि आप जो भी चीज़ खुला हुआ है उसको हम बंद करने के लिए किस टैब का यूज करेंगे, किसको कुछ कुंजी का हम दबाएंगे तो वो बंद हो जाएगा, किस शॉर्टकट का यूज करेंगे आपको ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, कंट्रोल जब दबाएंगे ना तो जितने भी क्रोम ब्राउज़र में खुले हुए टैब होते हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग SMTP एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है। SMTP का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों SMTP का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है SMTP का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न हमारा होगा दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में वर्कशीट के नीचे दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों कौन ऐसा है जो MS एक्सेल में वर्कशीट के नीचे दिखाई पड़ता हुआ है। क्षैतिज स्क्रॉल बार जो होती है वो इसके नीचे दिखाई देती है। MS वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में फेसिंग पेजेज सेट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों वो कौन सा फंक्शन का उपयोग करते हैं आपको बताना है। तो ये करते हैं मिरर मैचिंग का। ठीक है, मिरर जो मार्जिंग है इसका प्रयोग करते हैं MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट के फेसिंग पेजेस को सेट करने के लिए। ऑप्शन में बी यहाँ पे हमारे पास का राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट सामान्यतः वर्चुअल कीबोर्ड अथवा ऑनलाइन कीबोर्ड उपलब्ध करवाती है, क्योंकि दोस्तों ये क्यों करवाती है, क्योंकि दोस्तों ये प्रयोगकर्ता को सुरक्षित तरीके से पासवर्ड लिखने में सहायक होती है, इसलिए इसका हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों टेक्निकल का प्रश्न आ चुका है आपके सामने में। कह रहा है कि डैश एक स्विच है जो 2 बिंदुओं पर संयोजित परिपथ को खोलता है। दोस्तों कौन ऐसा स्विच है जो आपको 2 बिंदुओं के पर संयोजित परिपथ को खोल देता है। तो स्विच का नाम क्या होता है ना, ये है दोस्तों हॉर्न गैप स्विच। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि द्विधातु स्ट्रिप में भिन्न डैश युक्त 2 धातु की स्ट्रिप्स होती है। दोस्तों किसकी स्ट्रिप्स होती है, तो ये किसकी स्ट्रिप होती है, तो ये होती है उसमें प्रसारण का गुणांक का क्या होती है, स्ट्रिप्स होती है। इसी बिल्कुल ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी वायरिंग में 3 लैंप जलाने के लिए केवल तीन तीन 2 वे स्विच की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस वायरिंग में 3 लैंप जलाने के लिए केवल 2 वे स्विच की आवश्यकता होगी। तो आपका ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो दोस्तों वो जो हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा कौन सा, गोडाउन वायरिंग में। ठीक है, गोडाउन वायरिंग यहाँ पे सही जवाब हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वायरिंग जो भवन निर्माण में योजित एवं क्रियान्वित करने हेतु अपेक्षित कहलाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग। क्या बोलते हैं, कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग जो होती है वायरिंग में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे पास का सही जवाब हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लग एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल डैश के लिए किया जाता है। तो दोस्तों लग जो है ना एक ऐसा डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल जो होती है हम लोग केबल को जोड़ने या हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कोरोना डिस्चार्ज इम्पैक्ट को कम करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो कोरोना डिस्चार्ज होती है इसको इम्पैक्ट को कम करने के लिए कौन सा तरीका कारगर होती है। दोस्तों वो तरीका कौन सी कारगर होती है आपको बता दें। कंडक्टरों के बीच की जगह को बढ़ाकर, ये सही है। दूसरा दोस्तों कौन सा हमारा हो जाएगा, कंडक्टर के डायमीटर को बढ़ाकर, ये भी सही हो जाएगा। कोरोना रिंग्स का इस्तेमाल करके एवं बंडल किए गए कंडक्टरों का उपयोग करके, ये भी हो जाएगा। और इसका मतलब ये तीनों तीनों क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन में डी जो है ऑल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। एक प्रणाली का भू प्रतिरोध कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों जो प्रणाली है ना उसके भू प्रतिरोध को कम करने के लिए क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों वो जो है ना, ये मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ समांतर में एक इलेक्ट्रोड जोड़ना, ये नहीं किया जाना चाहिए। जबकि प्लेट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना चाहिए, बिल्कुल सही है। मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ श्रेणी में एक इलेक्ट्रोड जोड़ना चाहिए, ये भी सही है। भूमि में गड्ढे की गहराई बढ़ानी चाहिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन में जो 3 है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक लघु परिपथ ब्रेकर किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। तो एक जो परिपथ ब्रेकर होती है ना, किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। तो ओवरलोड और लघु परिपथ के जो है ना विरुद्ध क्या करती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। लैंप होल्डर से छोटे उपकरणों के लिए आपूर्ति लेने के लिए इनमें से किसका उपयोग करते हैं। तो लैंप होल्डर से छोटे जो होती है, छोटे उपकरणों के लिए
आपूर्ति देने के जो इसका इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग करते हैं किसका, एडॉप्ट लैंप होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा चमकीला पदार्थ लैंप में हरे रंग की रोशनी देता है। दोस्तों कौन सा ऐसा चमकीला पदार्थ है जो लैंप में हरे रंग की रोशनी देता है, वो है जिंक सिलिकेट। कौन सा, जिंक सिलिकेट होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा उपकरण इलेक्ट्रिक धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। दोस्तों कौन ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रिक धारा के उष्मीय प्रभाव काम करता है, तो दोस्तों कौन सा है हमारा, तो टोस्टर। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि किस प्रकार की बाइंडिंग में कॉयल एक दूसरे के साथ परस्पर छाती होती है। दोस्तों किस प्रकार की बाइंडिंग में ऐसा होता है, तो बाइंडिंग कौन सी होती है, तो चेन बाइंडिंग होती है। कौन सी, चेन बाइंडिंग में जो होती है दोस्तों, वो बाइंडिंग होती है, ऐसी बाइंडिंग होती है जिसमें कॉयल जो होती है एक एक दूसरे के साथ क्या होती है, परस्पर छाती होती है। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक सेकेंड। ट्रांसमिशन लाइनों की सहायता देने के लिए लकड़ी के पोलों का प्रयोग इस वोल्टेज तक किया जाता है। यानी कि ट्रांसमिशन लाइनों की सहायता देने के लिए लकड़ी के जो पोल होते हैं इसका वोल्टेज कितना होना चाहिए आपको ही बताना है। ठीक है दोस्तों, वो जो होती है पोल होती है वो 22 किलो वोल्ट का होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब, सॉरी सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। मिलोपयोजित यानी कि इकोनोमाइजर का उपयोग किसकी दक्षता बढ़ाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों जो इकोनोमाइजर होते हैं ना, इसका उपयोग करते हैं हम लोग टरबाइन की दक्षता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरणों को डैश के मापन में उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण होता है ना, इसका उपयोग हम किस में करते हैं, मापन किसके मापन के लिए करते हैं, तो केवल वोल्टेज के मापन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जो ऑप्शन नंबर डी है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। कह रहा है कि ट्राई वेक्टर मीटर का प्रयोग क्या है। तो दोस्तों ट्राई वेक्टर जो मीटर होते हैं इसका उपयोग हम किस में करते हैं, तो वो करते हैं हम लोग KVA, KW और KVAR के सीधे माप के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इसके चलायमान कॉइल से गुजरने वाले डैश के अनुपात में इसकी सुई के विचलन के लिए डिजाइन किया गया है। तो किसके लिए डिजाइन किया गया है, तो ये प्रक्षेप ये किसके लिए डिजाइन किया आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये किया गया किसके लिए, तो चार्ज के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है कि अस्थायी चुंबक वाले मूविंग कॉइल उपकरण को यदि AC सप्लाई से जोड़ा जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों जो जब इसको हम AC सप्लाई से जोड़ेंगे तब होगा क्या, तो कोई विचलन नहीं होगा। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा होगा, तुल्यकालिक मोटर में मंदक कुंडली लगाने का प्रयोजन होता है। तो दोस्तों जो तुल्यकालिक मोटर होते हैं ना, इसमें मंदक कुंडली लगाने का प्रयोजन होता है वो स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न हमारा है कि किसी इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की आवृत्ति क्या होती है। तो दोस्तों किसी इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है आपको बताना है। दोस्तों वो क्या होती है हमारी स्लिप एक्स सप्लाई आवृत्ति के बराबर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जी जो है यहाँ पे सही जवाब हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक इंडक्शन मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है। तो दोस्तों जो एक इंडक्शन मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है वो क्या होता है, तो ये क्या होती है, शुरू होने के समय स्टार्टर पर कम वोल्टेज लगाता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक स्क्विरल फेज प्रेरण मोटर के बोल्ट कमरा द्वारा शोर कर रहा है और पात्र में ग्रीज है तो वो बहुत गर्म है, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों इसका कारण क्या होता है आपको बताना है। तो इसका कारण ये होता है कि ये खुली मोटर बाइंडिंग होती है, इसलिए क्या होती है, गर्म हो जाती है और शोर करती है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ पे हमारे पास का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटर यांत्रिक और चुंबकीय कंपनों को मुक्त करती है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा मोटर होता है जो यांत्रिक और चुंबकीय कंपनों क्या करती है, मुक्त करती है, आपको बताना है। तो दोस्तों वो कौन सा होता है, हिस्टेरिसिस मोटर होता है। कौन सा, हिस्टेरिसिस मोटर जो होती है वो यांत्रिक और चुंबकीय कंपनों की मुक्त करती है। अगला प्रश्न देख सकते हैं हम लोग। अपकेंद्रीय स्विच अधिकतम गति के डैश पर वियोजित हो जाता है। तो अपकेंद्रीय जो स्विच होती है वो अधिकतम गति के जो है ना वो 75% पे क्या हो जाती है, वो वियोजित हो जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा परिणामित्र को आकर आकार अधिकतम होगा। तो दोस्तों कौन सा ऐसा ट्रांसफार्मर होगा जिसका आकार जो होगी वो अधिकतम होगी। तो दोस्तों वो कौन सा होगा, तो 1 किलो KVA और 25 हर्ट्ज पर क्या होगी, उसका आकार क्या होगी, वो अधिकतम होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर को डैश संचालित किया जा सकता था। तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर को डैश के द्वारा संचालित किया जा सकता था, आपको बताना है दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा, हाथ से चुंबकीय ढंग से संचालित किया जा सकता था। अगला प्रश्न हमारा है कि किस ट्रांसफार्मर में
में द्वितीय वोल्टेज समान होती है। दोस्तों कौन सा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें द्वितीय वोल्टेज क्या होती है, समान होती है, वो कौन सा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में क्या होती है, द्वितीय जो वोल्टेज होती है वो समान हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा है कि ट्रांसफार्मर का खुला परिपथ किसका किसका बना होता है। तो ट्रांसफार्मर जो खुला परिपथ होता है ये किसका बना होता है, तो कोर हानि किसका होता है, तो कोर हानि से लगता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किसी अल्टरनेटिंग मात्रा की आवृत्ति कैसी होती है। तो दोस्तों किसी अल्टरनेटिंग मात्रा की आवृत्ति होती है ना, ये कैसी होती है, तो ये होती है प्रति मिनट दशा के दिशा परिवर्तनों की संख्या पर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिष्ट धारा शंट मोटर गति नियंत्रण की अभिवाह नियंत्रण विधि द्वारा हम डैश की गति की प्राप्त कर सकते हैं। तो किसकी गति को प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं केवल समान गति से ऊपर को प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा उपमार्ग परिवेष्टन यानी कि शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है। तो शंट वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वो होता है कौन सा हमारा, तो वो होता है श्रृंखला और आर्मेचर से अधिक होता है। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा होगा टॉर्क निम्न में से किसके आनुपातिक होता है। तो टॉर्क जो दोस्तों होता है ना वो किसके अनुपातिक होता है आपको बताना है। देखिए टॉर्क जो होती है ना वो फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट की क्या होती है, दोस्त अनुपातिक होती है। किसके अनुपातिक होती है, तो फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट की क्या होती है, अनुपातिक होती है। अगला प्रश्न हमारा होगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर आमतौर पर डैश में इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों ये जो रेगुलेटर होता है ना ये आमतौर पर वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम आते हैं जो जनरेटर में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रयुक्त करने का प्राथमिक कारण निम्न में से क्या है। तो दोस्तों जो डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रयुक्त होने का प्राथमिक कारण जो होती है ये कारण क्या होती है आपको बताना है। यह होती है क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स को उदासीन करना, ये इसका क्या होता है प्रमुख कारण होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों किसी इलेक्ट्रिक जो है ना बूस्टर के लिए हम लोग सीरीज प्रकार के जनरेटर का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा होगा कंप्यूटर खंड को इंसुलेट करने के लिए भू कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए भू इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी डैश से कम नहीं होनी चाहिए। तो जैसे किससे अधिक कम, जैसे किससे कम नहीं होनी चाहिए आपको बताना है। इसका क्या होना सा माइका से क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया की चुंबक शक्ति को समाप्त करने का प्रभाव निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। तो दोस्तों ये किस कारण से होता है आपको बताना है। इसका कारण क्या होता है, तो फील्ड पोज की चुंबकीय जो संतृप्ति होती है इसका प्रमुख कारण यही होता है। अगला सवाल होगा हमारा क्वाइल को किसके चारों ओर वाइंडिंग करके किसी क्वाइल का फ्लक्स घनत्व बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों क्वाइल को किसके चारों ओर, तो क्वाइल के जो है आयरन कोर के चारों ओर जो होती है चारों ओर बाइंडिंग करके किसी क्वाइल का फ्लक्स घनत्व क्या कर सकते हैं हम लोग, बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा कि एक सोलेनॉइड क्वाइल की प्रतिबाधा पाए जिसमें कि 30 ओम का प्रतिरोध होता है और 40 ओम की अपरिवर्तनीय प्रतिक्रिया होती है, तो प्रतिबाधा क्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों आपको ये बताना है। ये जो न्यूमेरिकल का प्रश्न है आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने बना लिया होगा, हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए प्रतिबाधा जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जेड बराबर क्या होती है दोस्तों, वो रूट अंडर होती है क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी बटे इस मतलब स्क्वायर इसका। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू को हम पुट कर देंगे दोस्तों। आज हमारे पास कितना है, तो आज हमारे पास 30 ओम है ना, 30 ओम। तो आप देखिए तो आज हमारे पास 30 ओम है ना, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा हमारे पास, तो एक्सएल माइनस एक्स कितना है, तो एक्सएल माइनस जो एक्सी है हमारे पास कितना दे रखा है, तो 40 दे रखा है ना परिवर्तनीय, तो 40 ओम हो जाएगा। तो इस जो हमारे पास जो ऑप्शन ये मतलब जो सूत्र है उसमें हम यदि पुट करते हैं इसको वैल्यू को, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पे आर का स्क्वायर कितना हो, 30 का स्क्वायर हो जाएगा ना, और एक्स एल माइनस एक्स सी कितना है, 40 है ना, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब 30 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 30 का कितना 900 होता है ना, अब प्लस 1600 हो जाएगा ना, तो 16 कितना 2500 हुआ। अब 2500 का वर्गमूल कितना होता है, कितना होता है, तो 50 होता है ना 50। तो 50 ओम क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होता है। तो कौन ऐसा पदार्थ होता है जो चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होता है, वो होता है कौन सा, मैग्नीशियम। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। किसी पदार्थ का गुण जो सरलता की
व्याख्या करता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स के भाग में स्थापित करता है वह डैश है। तो दोस्तों वो क्या होता है आपको ये बताना है। दोस्तों क्या होता है, वो पारगम्यता होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अस्थायी दिशा में निम्नलिखित परिपथ में से ली जाने वाली धारा कितनी होती है। तो अस्थायी दिशा में निम्नलिखित परिपथ में जो ली जाने वाली धारा होती है वो कितनी होती है आपको बताना है। तो देख लीजिए आप। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है इस पर का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका सही जवाब। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। एक सेकेंड। जो 81वां प्रश्न था दोस्तों, इसको हमने नहीं देखा था। तो 81वां प्रश्न देख लीजिए कि किसी पदार्थ का गुण जो सरलता की व्याख्या करता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स भाग में स्थापित होता है वो डैश है। तो दोस्तों वो क्या है, तो वो पारगम्यता है। ठीक है, उसी इसे आप याद रखिएगा, वो क्या है, पारगम्यता है। और जो 82 है इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। वह एक लेड एसिड बैटरी में डैश की वजह से सल्फेक्शन होता है। तो एक लेड बैटरी में किसकी वजह से जो होती है, सल्फेक्शन होती है। तो दोस्तों किसकी वजह से होती है, तो वो होती है आपकी बैटरी को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करने से क्या होती है, उसमें सल्फेशन हो जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 1 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले 500 सेंटीमीटर वाले औसत ऊंचाई के आयताकार लोह का प्रतिस्तंभ ज्ञात करें। माना कि लोह की पारगम्यता 5000 है। ठीक है, तो दोस्तों इसका हल कीजिएगा। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विविधता कारक यानी कि डाइवर्सिटी फैक्टर का व्युत्क्रम क्या होता है। तो जो डाइवर्सिटी फैक्टर होते हैं ना, इसका व्युत्क्रम जो होती है वो संयोग कारक होता है। ठीक है, इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अभी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप सभी लोग देख रहे होंगे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ तो आप हमें थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, वीडियो को लाइक करके और उसको शेयर भी कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा और लोगों को हमारे चैनल के साथ जोड़िए। ठीक है, तो हमें क्या होगा, बहुत अच्छा लगेगा, इससे अच्छा अनुभव होगा इससे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एसी परिपथ का शक्ति गुणक क्या होता है। तो दोस्तों एसी परिपथ जो शक्ति गुणक होता है ना, वो होता है आपका ये प्रतिरोध बटा प्रतिबाधा, उसके बाद है यथार्थ शक्ति बटा आभासी शक्ति, और के किलो वाट बटा के भी है, ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। तो कौन सा डिवाइस है जो चुंबकीय मतलब फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। तो दोस्तों वो डिवाइस कौन सा है, इंडक्टर है। कौन सा, इंडक्टर। अगला प्रश्न देख सकते हैं हम लोग। बहुमंजिला इमारत के लिए किस प्रकार की वायरिंग उपयुक्त होती है। तो बहुमंजिला इमारत जो होती है इसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं। तो देखिए इसका हम लोग करते हैं बहुमंजिला इमारत में ट्री सिस्टम का, किसका, ट्री सिस्टम का। अगला प्रश्न हमारा है कि अच्छे भूसंपर्कन के लिए भूमिगत इलेक्ट्रोड के चारों ओर की जगह को भरने के लिए किस मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों वो किस मिश्रण का उपयोग करते हैं हम लोग, वो करते हैं कोयला और लवण के मिश्रण का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि SF6 सर्किट ब्रेकर की कार्यशील वोल्टेज कितनी होती है। तो SF6 सर्किट ब्रेकर की कार्यशील वोल्टेज होती है, ये कितनी होती है दोस्तों, ये होती है हमारे पास 36 किलो वोल्ट और से लेकर के 760 किलो वाट के बीच में होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों सिरों के काला पड़ने की संभावित कारण निम्न में से कौन सा है। तो इसका संभावित कारण क्या हो जाएगा, ये उपयुक्त सभी जो है इसके संभावित कारण हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ओपन का उपयोग करने के लिए ओपन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक जो रेसिस्टेंस ओपन होते हैं ना, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका उपयोग हम लोग करते हैं, इस सभी के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आर्मेचर घुमाव में निम्न में से कौन सा नियम अंत में कंडक्टर द्वारा एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ता है। तो ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि ट्रांस द्वारा जो है जुड़ता है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। 3 चरण पावर को मापने की 2 वाट मीटर विधि में पावर फैक्टर 0.5 है। तो दोनों में से 1 वाट मीटर की रीडिंग कितनी होगी। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 0 हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। DOI स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल डैश से जुड़ी होती है। दोस्तों 9 वोल्ट कॉइल जो होती है वो किससे जुड़ी होती है, ये लाइन के साथ जो होती है श्रृंखला से जुड़ी होती है। अगला प्रश्न हमारा है कि एक प्रेरण मोटर किसके सदृश होता है। तो एक प्रेरण मोटर जो होती है वो किसके सदृश होती है, ये ट्रांसफार्मर की क्या होती है, सदृश होती है।
अगला सवाल हमारा है कि इनमें से किस विधि में से एक वितरण प्रणाली में एक पावर ट्रांसफार्मर का शीतल किया जाता है दोस्तों? वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑयल शीतलन किया जाता है। अगला सवाल हमारा है कि करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब सर्किट फ्लो होती है तब सेकेंडरी सर्किट को क्या होता है? तो दोस्तों जब इसमें प्राइमरी सर्किट में जब सर्किट करंट फ्लो होता है ना, तो सेकेंडरी सर्किट में क्या होती है? सेकेंडरी सर्किट में जो होती है वो विद्युत खुली नहीं रखा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है कि इनमें से कौन सा अल्टरनेटिव के समानांतर के लिए सत्य नहीं है? तो दोस्तों कौन सा सत्य नहीं है? तो हानि में वृद्धि जो है ये सत्य नहीं है, जबकि जो है ना दक्षता में वृद्धि ये सत्य है। उचित भार साझा करना ये भी सत्य है, और विश्वसनीय में वृद्धि ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे सत्य नहीं है। और दोस्तों आज इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा, दिष्ट धारा मोटरों में प्रवर्तक स्टार्टर के लिए आवश्यक क्या होती है? तो इसके लिए आवश्यक होती है कौन सा? अतिरिक्त परिवर्तन धारा से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन में ए यहाँ पे हमारे पास का सही जवाब हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट में 5 को भी कवर कर लिया है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा, और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यदि सब्सक्राइब कीजिएगा ना उसके बाद ही आपके पास वीडियो आ पाएगी और आप उसे देख करके लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।